A body is cooled from 60 to 50 degrees centigrade 10 minutes में, then the room temperature is 25 degrees centigrade. Assume the Newton's law of cooling completely effective the temperature of the body at the end of the next 10 minutes. लास्ट 10 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? तो बॉडी पहले 60 से हमने बॉडी को 50 तक लिया है, 60 माइनस 50 आने में उसको 10 मिनट लगा, और यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के तरीके से इसको जमा के लिख ले 60 50 बाई 2 माइनस यहाँ पर 25 जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है। बाद वाला केस इससे सीधा डिवाइड कर देना। बाद वाला केस क्या होगा? अभी टेम्परेचर 50 है, बाद का टेम्परेचर मान लेते हैं कि कुछ कम हुआ होगा T, और उसको भी 10 मिनट बाद ही पूछा है, तो यहाँ पर K इंटू 50 प्लस T डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 25। इसे सॉल्व कर ले, डिवाइड कर दे, K ने K को मार दिया, ये यहाँ पे इक्वल लगा देते, K से K कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा बेटा? 60 में से 50 का है, इट इज 10, 10 अपॉन में यहाँ पर बचा मेरे पास 50 माइनस टी। इधर देखें, यहाँ पर ये 60 110 एंड 110 बाई 2 55, 55 में से ये गया तो मेरे पास बचा 30, एंड इसे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो 50 प्लस टी एंड 2 है, इसको इधर भेजे 50 और 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 50 से 50 भी कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू मेरे पास आया 6 इंटू 50 माइनस टी, है ना, 6 इंटू 50 माइनस टी, तो दिस विल बी 300 माइनस 60। ये किसके बराबर है बच्चे? t के बराबर, ये उधर जाएगा तो 70 एंड 70 300, सो t विल बी 300 बाय 7, हाउ मच? इट्स अप्रोक्स इक्वल टू से काटे, सो 4 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, 42.8 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 42.8 की ऑप्शन है, तो 42.8 यानी कि उसका बाद का टेम्परेचर 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, द थ्योरी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन, है ना, रेफ्रिजरेटर की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट वन इज द जूल्स थॉमसन इफेक्ट, सेकंड वन इज द न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, थर्ड ऑप्शन दिया है जूल्स इफेक्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है रिवर्सिबल कार्नो साइकिल। तो कौन सा सही आंसर है? आई होप कि आपको इसका आंसर पहले से ही सही पता है। इसका आंसर है डी। कौन सा आंसर सही है बेटा? इसका डी वाला आंसर इसका सही है। रिवर्सिबल कार्नो इंजन के ऊपर हमारा रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल कार्नो इंजन, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई द स्प्रिंग इज मेड ऑफ द स्टील इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में जो स्प्रिंग होते हैं वो स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? इसका डायरेक्ट आंसर है बेटा कि कॉपर जो है, पहली बात तो मोर कॉस्टली देन स्टील, ये तो कोई इसका कारण नहीं है। दूसरा, कॉपर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, ये भी इसका सही रीजन नहीं है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, यस, ऑप्शन नंबर सी, इसका सी ऑप्शन सही है। स्टील मोर इलास्टिक है, स्टील को बैंड करने में जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी है, तो स्टील इज अ मोर इलास्टिक, दैट्स व्हाई स्प्रिंग हमेशा किसके? स्टील के बनाए जाएंगे। मोर इलास्टिक, स्टील मोर इलास्टिक, है ना, ज्यादा इलास्टिक स्टील के बनाए। Okay, what will be the speed of longitudinal wave in steel? Young modulus of a steel is 3 into 10 to the power 10, and the density of steel is 1.2 into 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। हमें स्पीड पूछी है तो we use simply formula, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम लिख सकते हैं यंग मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, ये उसका फॉर्मूला होता है बेटा वेव स्पीड का, है ना, जो स्ट्रिंग में या स्टील में वेव है। तो सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, रूट के अंदर यंग मॉडुलस गिवन है, यंग मॉडुलस है बच्चा 3, डेंसिटी दी है 1.2, तो 1.2 को मैं 2 इंटू 10 की हो जाए, तो दिस विल बी 4 टाइम्स, तो 1/4, और यहाँ पर मेरे पास आया 1/4 इंटू 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर यहाँ पर बचा 8, 1/4 हाउ मच बेटा? कि मैं इसे 25 लिख लूं और इसको 10 की पावर कर लूं बेटा 6, और 10 की पावर 6 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 2,
10 की पावर 6 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। तो ये मेरा जो √25 है ये 5 बन के बाहर आ जाएगा और रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 बन के बाहर आएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5000 है ना, 5000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये थी स्पीड ऑफ वेव। Pin or a needle floats on the surface of water. The reason for this, वाटर की सरफेस पर हल्की सी, अगर हल्की सी कोई चीज डाली जाए तो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। तो इन्होंने पिन और निडल बोला है, क्यों फ्लोट करती है? पहला ऑप्शन ही सही है, सरफेस टेंशन। वाटर अपनी सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेती है जिससे आपको वाटर बबल का स्फेरिकल दिखाई देना, इस तरीके के फिनोमिना आपको दिखाई देती है, सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। लेस वेट ऑफ थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, no, and none of given option, ये भी सही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Soap help in cleaning clothes because ऑप्शन ए कह रहा है कि केमिकल ऑफ द सोप चेंज, है ना, केमिकल को चेंज कर देता है, केमिकल ऑफ सोप चेंज। ओके, तो ऑप्शन बी कह रहा है इट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन सी कह रहा है इट एब्जॉर्ब द डर्ट, एंड ऑप्शन डी इज इट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? जनरली जो हमारे सॉप होते हैं बेटा, डिटर्जेंट होते हैं, इनका काम क्या है? डर्ट को निकालना। डर्ट को निकालने के लिए आपको सरफेस टेंशन जो वाटर का है उसको कम करना होता है ना, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं। हमारे जो डिटर्जेंट है वो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। जैसे वाटर डीप में जाकर चीजों को क्लीन कर पाता है, डर्ट को खींच पाता है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Okay, in mgl pi r square L, young modulus given है. If the weight mg is stable, then the value of the y will be. Actually में young modulus क्या है? young modulus है बेटा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन का रेशियो, है ना। स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो है यंग मॉडुलस। अब रेशियो है तो ये कांस्टेंट है ना बेटा, ये कांस्टेंट है, इसके वैल्यू में चेंज नहीं होता अगर आप mg को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में इफ वी चेंज द mg, अगर मैं mg को डबल करूँ ट्रिपल करूँ, यंग मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले y था तो बाद में भी y होगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जीरो या नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी है। एक्चुअली में यंग मॉडुलस कैसे निकाला गया भाई? यहाँ पर रखा गया होगा फोर्स, फोर्स कितना? mg अपॉन में एरिया, अगर उन्होंने वायर वगैरह लिया है तो यहाँ पर mg अपॉन में एरिया उन्होंने पाई आर स्क्वायर कर दिया, अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ उन्होंने रखा है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में उसने ओरिजिनल लेंथ रखा है। अगर आप mg बढ़ाओगे पहली बात, तो क्या l नहीं बढ़ेगा? अगर mg बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता यदि आप mg को चेंज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेंथ भी बढ़ती है तो वो रेशियो सेम ही रहता है। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ 1 kg वेट पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ वायर of young modulus 1 into 10 की power minus 10 की power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, then how much percentage of the wire length will increase। तो पहले यंग मॉडुलस समझे। व्हाट इज द यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस होता है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, है ना। इट इज अ रेशियो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो इसे हम लिखेंगे फोर्स अपॉन में एरिया, जैसे स्ट्रेस का है, और ये होती है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अगर मुझे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ चाहिए तो मुझे स्ट्रेस को, यानी कि एफ अपॉन ए, इन्होंने कितना कहा? 1 kg वेट। 1 kg वेट, पहले तो 1 इंटू 9.8, दिस इज 1 kg वेट, ये मैंने इसको न्यूटन में लिखा है फोर्स को, अपॉन में एरिया। एरिया दिया है बेटा mm², तो mm² यानी कि 10 की पावर क्या लिखेंगे? -6। दिस इज द एफ अपॉन ए। अपॉन में यहाँ पे हम लिखेंगे ये डेल्टा एल अपॉन में एल उधर भेजा, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस नीचे, दिस इज 1 इंटू 10 की पावर 11। इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 9.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में यहाँ पर 1, अच्छा -6 नहीं +6, ये नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो +6,
यहाँ पर आया 1 इंटू 10⁻11 और ये है मेरे पास डेल्टा एल अपॉन में एल। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो इन्होंने कहा है हाउ मच परसेंटेज। अगर परसेंटेज में चेंज चाहिए तो क्यों ना मैं इधर भी 100 को मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज चेंज के लिए, तो ये परसेंटेज में आएगा। तो सिमिलरली अगर उधर आपने 100 किया तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो जो चेंज आएगा वो परसेंटेज में डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। तो मैं इसे 9.8 लिखूं क्योंकि एक मेरा ऑप्शन 9.8 है। नाउ 10 की पावर को मैंने मैनेज करें, 10 की पावर 6 है और 2 10 की पावर 8 और 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -11 10 की पावर -3। दिस इज द आंसर 9.8 इंटू 10 की पावर -3 परसेंटेज लेंथ में चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका मैच करेगा, है ना। आपको यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप इसे लगा सकते हैं और मैंने किस तरीके से सॉल्व किया यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। If the weight of an object is 50 kg, kilogram weight is in air, if completely immersed in water, then the weight decreased by 2 kg weight. So the relative density of object will be, object की relative density पूछी है, पहले तो relative density समझे। relative density क्या है? density of ऑब्जेक्ट, है ना। डेंसिटी जो भी आप ऑब्जेक्ट लें उसका, अगर आप वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। हमें ये निकालना है बच्चे। तो हमें गिवन क्या चीजें है, पहले उसका एयर में वेट दिया है। वेट कितना है एयर में, वेट क्या होता है बेटा mg, और मास को क्या लिखा जा सकता है, मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी, है ना, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू जी। ये है उसका mg वेट। वेट जिसे आप कहें तो वेट कितना है इसका 50 किलोग्राम वेट है। 50 किलोग्राम वेट है तो आप इसको जी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किलोग्राम वेट जो लिखा है इसलिए, है ना। दूसरा इसका जो फोर्स अगर मैं निकालूं या वेट में लिखा हूं लूं वाटर में, या इसका लॉस कितना हो गया जिसको आप बायोंसी फोर्स की वजह से निकालेंगे किसमें, इसके वेट में लॉस कितना हो गया, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा वो कितना है, जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका वेट कितना है, तो आप बायोंसी फोर्स निकालें। यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर और कंप्लीटली इमर्स है तो उसका वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था, पूरा का पूरा पानी में आपने डुबो दिया, इनटू यहाँ पर जी। ठीक है, और ये कितना लॉस इन वेट कितना हुआ उसका 2 kg का हुआ, वही 2 किलोग्राम वेट लिखा है। वेट के लिए हम जनरली जी को मेंशन करते हैं तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा। तो ये है एयर में, ये रहा वाटर में, क्योंकि बायोंसी फोर्स लगा तो वेट में लॉस हुआ। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, v से v गया, g से g गया, 10 से 10 गया, और यहाँ पे 15/2 और ये आया 15/2 रो जीरो, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन में वाटर की डेंसिटी रो जीरो अपॉन में 2, तो दैट विल 0.5. The relative density of object is 7.5. It means the object is 7.5 times उसकी डेंसिटी ज्यादा है, किससे है, वाटर से। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। When there is no external force, the shape of liquid drop is determined by, तो लिक्विड ड्रॉप के ऊपर यदि कोई बाहर से फोर्स ना लगे तो उसका शेप किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, कौन निर्धारित करता है उसको शेप को, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, या टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। सो ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन ही डिसाइड करेगा कि उसका शेप कैसा होगा। जनरली इसी वजह से उसका शेप हम स्फेरिकल लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो हमारे पास सिर्फ सरफेस टेंशन होगा जो हमारी वाटर ड्रॉप को कैसे बना देता है, स्फेरिकल। ऑप्शन नंबर ए।